डियर स्टूडेंट्स, जनरल एंट्री से रिलेटेड मेरा यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले आपको पहले वाला वीडियो देखना अनिवार्य है। इस दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनरल एंट्री करते समय कौन से नियम लागू होंगे। हम दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत से अकाउंटिंग करते हैं। इसमें एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्रेडिट किया जाता है। कुछ लेन देनों में दो से अधिक खाते प्रभावित हो सकते हैं, परंतु डेबिट और क्रेडिट किए जाने वाले खातों की राशि का टोटल बराबर होगा। चलिए हम गोल्डन रूल देखते हैं। जनरल एंट्री के गोल्डन रूल्स। खाते तीन प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, दूसरा वास्तविक खाता रियल अकाउंट, तीसरा नाममात्र खाता अवास्तविक खाता। इसे हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। यह खर्च, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड होता है। व्यक्तिगत खाते का हमारा नियम है, पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। व्यक्तिगत खाते तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते। इनके उदाहरण हैं राम, श्याम, पूंजी खाता, आहरण खाता। यह प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते हैं। कृत्रिम के लिए फर्म, कंपनी, बैंक, बीमा कंपनी और सरकारी विभाग से संबंधित खाते हमारे कृत्रिम व्यक्तिगत खाते होते हैं। कृत्रिम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह किसी कानून द्वारा निर्मित व्यक्ति होते हैं। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, इसमें अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, अर्जित आय, उपार्जित आय आदि से संबंधित खाते आते हैं। दूसरा है हमारा वास्तविक खाते का नियम। व्यापार में जो भी वस्तु या संपत्ति आए उसे डेबिट करो तथा व्यापार से जो भी वस्तु या संपत्ति जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके उदाहरण हैं केस, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुड्स, मशीन इत्यादि। नाममात्र या अवास्तविक खाते, जिसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, इसका नियम है व्यापार के सभी खर्च व हानियों को डेबिट करो तथा सभी आय व लाभ को क्रेडिट करो। डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। इसके एग्जाम्पल हैं सैलरी, बैड डेब्ट्स, ऑक्ट्रॉय, एडवर्टाइजमेंट एंड डेप्रिसिएशन। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एक्सपेंस भी हो सकते हैं और इनकम भी हो सकते हैं। उसके लिए मैंने लिख रखा है रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन और डिस्काउंट। हमें कैसे पता चले कि यह एक्सपेंस है? यदि हमने इसे पेड किया है, प्रश्न में दिया है चुकाया, रेंट पेड या किराया चुकाया, तो आपको रेंट को क्या करना है? डेबिट करना है, क्योंकि हमारा रूल क्या है? व्यापार के सभी खर्च व हानियों को डेबिट करो। यदि ये चीज़ हमें मिले, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन और डिस्काउंट हमें रिसीव हो, प्राप्त हो, तो यह इनकम है, इसलिए हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब देखिए आप गुड्स, माल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम गुड्स का उप विभाजन कर देते हैं। इसमें परचेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न होता है। अब जनरल हम किस नियम के आधार पर करें? आप जब भी जनरल एंट्री करो तो रूल्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। परचेस में माल आता है, इसलिए परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा वास्तविक खाते का नियम कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रय में माल आता है, इसलिए परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब माल हम नगद खरीदें या उधार खरीदें, परचेस अकाउंट को हमेशा डेबिट ही करेंगे। यदि नगद खरीदा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5000 का माल नकद खरीदा, यहाँ स्पष्ट है नकद खरीदा। यदि केवल यूँ लिखा होता 5000 का माल खरीदा तो वह भी नकद ही माना जाता, क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति का नाम
नहीं होता। तो जनरल एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस भी हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि यह गुड्स है, और कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। अब परचेस में क्या हो रहा है? माल आ रहा है, इसलिए हम परचेस को डेबिट करेंगे, और चूंकि हम कैश परचेस कर रहे हैं तो कैश हमारा जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, इसलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे। अगला है हमारा, राम से 10,000 का माल तथा मोहन से 60,000 का माल खरीदा। इसको मैं बोल रहा हूँ कंपाउंड एंट्री। ये क्या है? मिश्रित प्रविष्टि है। परचेस अकाउंट डेबिट 70,000, देखिए 60 और 10 70,000। परचेस अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 70 से। और टू राम्स अकाउंट 10,000 से क्रेडिट है क्योंकि हमने इससे क्या करा है? 10,000 का माल खरीदा है। मोहन्स अकाउंट क्रेडिट 60,000 रुपये, इससे हमने कितने का खरीदा है? 60,000 का। अब जैसे मैंने कहा था कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आएगा, आप देख सकते हैं इधर का टोटल है 70,000 रुपये, और ये 10 और 60 कितने हो गए? 70,000। सेल्स, विक्रय, सेल्स में माल जाता है इसलिए सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब माल नगद बेचें या उधार बेचें, सेल्स में माल जाता है इसलिए सेल्स अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जैसे कृष्ण को 10,000 का माल नगद बेचा। अब देखिए यहाँ व्यक्ति का नाम है लेकिन साथ में शब्द क्या दिया है? नकद। इसका मतलब हमने नकद खरीदा, नकद बेचा है उसे, तो हमें उसके नाम से कोई मतलब नहीं है। तो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000। ठीक है। अगला है, अमन को 50,000 का माल बेचा, उसने 40% राशि चुका दी। अब अमन को हमने माल बेचा है, कितनी राशि चुका दी उसने? 40%। 50,000 का 40% कितना होता है? 20,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 और अमन्स अकाउंट डेबिट 30,000। यह उधार है, 30,000 रुपये क्या है? उधार है, इसलिए ये इसके नाम के साथ आए हैं। टू सेल्स 50,000। देखिए डेबिट का टोटल है 20 और 30 50, और यहाँ कितना है? 50। तो टोटल क्या है? बराबर, देख सकते हैं आप। सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। विक्रय वापसी में माल आता है इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे, तथा जिसने माल वापस किया वह देने वाला है इसलिए उसे हम क्रेडिट करेंगे। अमन ने 5,000 का माल लौटाया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट। ये देखिए ये देने वाला है इसलिए हमने इसे क्या करा? क्रेडिट किया है। और सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा गुड्स का पार्ट है जो वास्तविक खाते का उदाहरण है। मतलब सेल्स रिटर्न में क्या हो रहा है? माल वापस आ रहा है, इसलिए हम उसे क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अमन देने वाला है इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। अब अमन कौन सा खाता हो चुका है? व्यक्तिगत। ये व्यक्तिगत खाता है और ये वस्तुगत या वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट। फिर परचेस रिटर्न, क्रय वापसी। इसमें माल जाता है, जिससे हमने माल खरीदा हम उसे वापस लौटा रहे हैं तो माल हमारे पास से जाएगा, इसलिए परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तथा जिसे माल वापस किया है वह पाने वाला है, उसे हम डेबिट करेंगे। राम को 2,000 का माल वापस किया, राम्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 2,000। देखिए राम क्या है? व्यक्तिगत खाता है। ये क्या, हमने इसको माल लौटाया तो ये क्या हो गया? पाने वाला, इसलिए हमने राम को क्या करा? डेबिट करा। और परचेस रिटर्न में माल जा रहा है तो इसका रूल क्या है? व्यापार से जो भी वस्तु या संपत्ति जाए उसे हमें क्या करना है? क्रेडिट। हमने क्रेडिट कर दिया। आप हर जनरल एंट्री करते समय रूल्स फॉलो कीजिए, कभी कोई गलती नहीं होगी। अब आप देखिए व्यापार का जो स्वामी होता है, स्वामी ओनर, हम इसके नाम से कोई भी जनरल एंट्री नहीं करते हैं। यह यदि व्यापार में पैसा लगाता है तो कैपिटल शब्द प्रयोग किया जाता है, और यदि निकालता है तो ड्राइंग आहरण शब्द प्रयोग किया जाता है, उसके नाम का प्रयोग नहीं करते। जैसे राम ने 5 लाख रुपए नगद से व्यापार प्रारंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए।
हमने यूँ नहीं लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, नहीं लिखा। उसका रीज़न है क्योंकि व्यापार के मालिक को हम किस नाम से बताएं, कैपिटल के नाम से। पैसे जब वो दे तो कैपिटल के नाम से, निकाले तो ड्राइंग के नाम से। क्यों? राम नाम का कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जिससे हमने माल खरीदा या जिसे हमने माल बेचा, या कोई कर्मचारी हमारे पास राम नाम का भी हो सकता है। तो जो ऑनर का नाम है वह कभी भी हमें हमारी बुक में यूज़ नहीं करना है। राम ने 5 लाख रुपए नगद से व्यापार प्रारंभ किया। कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट। फिर राम ने निजी प्रयोग के लिए 5,000 नगद व 3,000 का माल निकाला। तो इसके लिए हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5 और 3 8 टू कैश अकाउंट 5,000 टू परचेस अकाउंट 3,000। ठीक है। इसी प्रकार से एक कंपाउंड एंट्री हमारी कैपिटल के लिए आ सकती है। जैसे रोहन ने 2 लाख रुपए नगद, 5 लाख के भवन व 1 लाख के स्टॉक से व्यापार प्रारंभ किया। मैं आपको बताना भूल गया कि हमारा जनरल का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए जनरल का फॉर्मेट ये होता है कि इसमें 5 कॉलम होते हैं। जनरल में कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का मतलब विवरण, तीसरा है हमारा एलएफ मतलब लेजर फोलियो खाता पृष्ठ। फिर अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं जिसमें पहला डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का। तो जनरल में 5 कॉलम होते हैं, उसमें हम लिखते हैं। तो यह जनरल एंट्री मैंने इसी में फिल कर दी है, लिखने का आपको तरीका बताने के उद्देश्य से। देखिए जनरल का फॉर्मेट ध्यान रखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इसमें हमेशा ध्यान रखना पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा होता है, पर्टिकुलर का कॉलम छोटा मत कर देना, वरना एंट्री ठीक से आप नहीं कर पाएंगे, जगह नहीं रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसके लिए मैं जनरल एंट्री करने जा रहा हूँ। रोहन ने 2 लाख रुपए नगद और 5 लाख के भवन और 1 लाख के स्टॉक से व्यापार प्रारंभ किया। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स रोहन। अब जब मैंने इसमें एंट्री कर दी है तो ये प्रारूप नहीं रहा। ठीक है, ये अब प्रारूप नहीं रहा, फॉर्मेट नहीं रहा। तो देखिए जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स रोहन, ये रोहन कौन है? मालिक है, व्यापार का मालिक है। ये देने वाला है, फिर भी मैंने इसके नाम को क्रेडिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑनर के नाम को हम किससे करते हैं? कैपिटल शब्द यूज़ किया जाता है। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, बिल्डिंग व्यापार में आ रही है, स्टॉक व्यापार में आ रहा है, इसलिए मैं इन तीनों को डेबिट कर रहा हूँ क्योंकि ये तीनों मेरे लिए क्या है? रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? व्यापार में जो भी वस्तु या संपत्ति आए उसे डेबिट करो। बस मैंने यही सोच के इनको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख और स्टॉक अकाउंट डेबिट 1 लाख। और टू कैपिटल में इसका टोटल आ गया 8 लाख। मैंने पहले भी बताया था डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आएगा। देखिए 2 5 7 और 1 8, ये 8 हो गया। इसमें हमें नरेशन लिखनी पड़ती है। नरेशन पर्टिकुलर में लिखी जाती है, ये अमाउंट के कॉलम में नहीं जाना चाहिए, ना डेट के कॉलम में आना चाहिए। नरेशन में बीइंग लिखा है पहले, ये लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन बहुत से लोग लिखते हैं, आप लिख सकते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, आप इतना लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी लिख दीजिए पूरा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिल्डिंग एंड स्टॉक। ये नरेशन है, आपने इसका विवरण दे दिया। ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ है डिस्काउंट, बट्टा कटौती। पहले भी मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि डिस्काउंट हमारा 2 प्रकार का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। दूसरा हमारा कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ थोड़ा सा जनरल एंट्री के साथ बता रहा हूँ। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अब जैसे किसी वस्तु की एमआरपी 100 रुपये है, उसे कोई व्यापारी उस वस्तु पे 10% डिस्काउंट दे रहा है तो 90 में दे रहा है।
कोई व्यक्ति उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, मतलब वो 80 रुपये में दे रहा है, आप किससे लेना पसंद करेंगे? जाहिर है जो कम में देगा तो 80 रुपये में लेना पसंद करेंगे। आप दूसरों से भी कहोगे कि यार वहाँ तो 80 में मिल रही है, तो इसकी बिक्री बढ़ जाएगी। तो ट्रेड डिस्काउंट का उद्देश्य है बिक्री बढ़ाना। ट्रेड डिस्काउंट बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट की पुस्तकों में एंट्री नहीं करते, लेकिन गणना अवश्य करते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद जो राशि आती है उसे ही हम सेल्स, परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न, जो भी क्वेश्चन में हो वह हम कहते हैं। फिर है हमारा नकद बट्टा। नकद बट्टे को किस लिए दिया जाता है? कैश डिस्काउंट जल्दी रुपया प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। यदि मैं आपसे कह दूं कि आप 15 दिन के अंदर अंदर मुझे भुगतान कर देंगे तो मैं आपको 2% का नगद बट्टा दूंगा, तो आप 2% का बट्टा प्राप्त करने के लिए, छूट प्राप्त करने के लिए जल्दी 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पसंद करेंगे। नकद बट्टे की एंट्री पुस्तकों में करते हैं और नकद बट्टा घटाने के बाद जो राशि आती है उसे हम कैश या बैंक कहते हैं। देखिए, इससे संबंधित कुछ जर्नल एंट्री ली है मैंने। रोहन को 1 लाख का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? रोहन को बेचा है, हमने पहले ही बोल दिया कि सेल्स में माल जाता है तो सेल्स क्रेडिट होगा, डेबिट कौन होगा? रोहन। हमने बेचा है तो ये किसे बेचा? नगद थोड़ी बेचा है। यदि नगद बेचा होता तो यहाँ नकद लिखा होता या रोहन का नाम नहीं आता। यहाँ रोहन का नाम आया है और नकद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये सेल्स हमारी कैसी सेल्स है? क्रेडिट सेल्स है। तो रोहन्स अकाउंट डेबिट 90,000 टू सेल्स अकाउंट। देखिए 1 लाख का क्या हो गया? 90,000। ये कैसे हो गया? हमने ये कहा व्यापारिक बट्टे की एंट्री पुस्तकों में नहीं करते, गणना जरूर करेंगे और उस राशि को घटाएंगे, फिर जो आएगा उसे ही हम सेल्स परचेस या परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न कहते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? यहाँ पर मेरे पास सेल्स है। क्या है ये? सेल्स है। तो मैं इस 1 लाख रुपए लिस्ट प्राइस MRP में से 10% का TD दूंगा, जो 10,000 होता है। 1 लाख में से 10,000 गए तो मेरे कितने प्राप्त हुए? 90,000। इसको मैं क्या नाम दूंगा? सेल्स दूंगा। क्यों? पहले ही बता दिया। TD घटाने के बाद जो राशि आती है उसे सेल्स, परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न कहते हैं। क्लियर? फिर देखिए, क्लियर है ना? ये हो गया। फिर इसके बाद एक पॉइंट लिया है कि रोहन ने 3,000 का माल वापस किया। इस रोहन ने हमें 3,000 का माल वापस कर दिया, तो हमारी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट। अब यदि मैं यहाँ 3,000 लिख दूँ ना तो गलत हो जाएगा, आपको कोई घर बैठे ही चूना लगा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमसे जब माल ले गया था रोहन, तो हमने इसको 10% व्यापारिक बट्टा दिया था। कितना बट्टा दिया था हमने? 10% व्यापारिक बट्टा दिया था। अब जब भैया तू लौटा रहा है तो 3,000 की चीज़ मैंने तेरे को कितने में दी थी? 10% डिस्काउंट काट के दी थी। कितने में दी थी? 2700 में दी थी। तो तुझे मैं कितने दूंगा? 2700 ही तो दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2,700 टू रोहन्स अकाउंट 2,700। यह गलती नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को हमने व्यापारिक बट्टा दिया है या किसी से हमें मिला है तो वो लेस होगा ही। इसीलिए पहले लिखवा चुका हूँ कि व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद जो राशि आती है उसे सेल्स, परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न कहते हैं। ठीक है। अब आप एक उदाहरण देखिए जिसके अंदर मैंने लिया है व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा दोनों। मोहन से 50,000 का माल 10% व्यापारिक बट्टा व 2% नगद बट्टे पर नकद खरीदा। हमने इससे माल कैसे खरीदा है? नकद खरीदा।
तो भाई MRP या लिस्ट प्राइस कितनी है 50,000, ये हमने लिख दिया। 50,000 में TD कितना है 10%, कितना परसेंट है 10%, तो 50,000 का 10% क्या होता है 5,000। हमने इस TD को लेस कर दिया तो क्या आया 45,000। यहाँ क्या लिखा था TD घटाने के बाद जो राशि आती है उसे परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न कहते हैं। अब मेरे इस क्वेश्चन में ये क्या है खरीदा है, तो इसका क्या नाम दूंगा मैं परचेज दूंगा। तो TD लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो परचेज कहलाएगी। 45,000 इस 50,000 से मेरा कोई लेना देना नहीं है, 45,000 रुपये परचेज कहलाएगी। अब चूंकि इसने हमें पूरा पैसा नगद दे दिया, इसलिए हम इसे कितना बट्टा देंगे, कैश डिस्काउंट नगद बट्टा कितना देंगे 2%। तो 45,000 का 2% कितना होता है 900 रुपये होता है। कैसे, अरे भाई हमने लिखा 45,000 इंटू 2/100, का 100 लगता है ना नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो ये कितना हो गया 900 हो गया। ये 900 देखिए लेस किया तो कैश कितना आया मेरा 44,100। अब भैया इसको कैश क्यों नाम दिया, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। CD घटाने के बाद मतलब कैश डिस्काउंट घटाने के बाद जो राशि आती है उसे कैश या बैंक कहते हैं। अभी बैंक ट्रांजैक्शन नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बैंक ट्रांजैक्शन लूँगा, आपको एक एक चीज़ कवर करके दूंगा मैं, आप उसका टेंशन नहीं लें। बस हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको फ़ायदा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अब देखिए जनरल एंट्री क्या हुई, परचेस अकाउंट डेबिट 45,000 टू कैश 44,100 एंड टू डिस्काउंट 900। यहाँ डिस्काउंट मेरे लिए इनकम बन गया 900 रुपये, तो ये क्रेडिट हो गया। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, आप देख सकते हैं, क्रेडिट करो, डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना, तो मेरा डिस्काउंट क्या हुआ क्रेडिट हुआ। मेरा कैश जा रहा है, कैश क्या हो रहा है जा रहा है, तो कैश मेरा क्या कर दिया मैंने क्रेडिट कर दिया। माल आ रहा है तो परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए।